गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के पेपर फिफ्थ के मेरे प्रिय युवा साथियों, हम लोग अपनी इस लेक्चर श्रृंखला में फ़िलहाल प्लेटो पर बात कर रहे हैं। ग्रीक फ़िलॉसफी या यूनानी दर्शन के एक आधार स्तंभ, और मैं समझता हूँ कि प्लेटो को पढ़े और समझे बगैर आप पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन या वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में प्रवेश के हकदार नहीं बनते। इतना गहन, इतना सुलझा हुआ, और सबसे बढ़कर जो बात उन्हें औरों से अलग करती है वो ये कि तर्कों से तर्कों को काटा है उन्होंने, और अपने विचारों में आजीवन समयानुकूल परिवर्तन उन्होंने स्वीकार किए हैं। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि हर विद्वान का एक आलोचनात्मक पक्ष भी होता है। प्लेटो की वजह से सब सहमत नहीं थे, जैसे वो खुद भी नहीं थे। भाई, हम जो इससे पहले हमने न्याय सिद्धांत की बात की, तो प्लेटो के समय में न्याय के 3 सिद्धांत चलन में थे। प्लेटो ने उन तीनों का खंडन किया और ये बताया उनके प्रवर्तकों को कि ये खामियों से भरे हुए हैं, इनमें कुछ कमियां हैं, और जिनके वो सिद्धांत थे उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। फिर प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया। आगे जाकर प्लेटो के सबसे बड़े आलोचकों में हम अरस्तु को मान सकते हैं, जो कि उनके प्रिय शिष्य थे। प्लेटो के बहुत से सिद्धांतों को उन्होंने खारिज किया है, स्वीकार नहीं किया है, और ऐसा ही प्लेटो ने स्वयं भी खुद के साथ किया है। अपने बहुत से विचारों को, बहुत से सिद्धांतों को उन्होंने अपने जीवन में ही परिवर्तित किया है, बदला है। अब मैं आज की बात शुरू करता हूँ। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको प्लेटो के एक नए आयाम की ओर लेकर चलता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है उनका शिक्षा सिद्धांत। देखिए, आपकी अतीत की जो स्मृतियाँ होती हैं वो मीठी भी होती हैं, कड़वी भी होती हैं। मिठास कई बार घुल जाती है, कई बार इंसान उनको भूल जाता है, लेकिन जो कड़वी स्मृतियाँ होती हैं वो आपको सदैव जागृत रखती हैं और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं। सुकरात को दिया गया मृत्युदंड प्लेटो के जीवन का वो मोड़ है कि जिसको वो जिंदगी भर भूला नहीं, हमेशा उसकी स्मृतियों में ये ताज़ा रहा। और उसने ये पाया कि न्याय, शिक्षा और आदर्श राज्य, जिसको हम दार्शनिक राजा भी कह सकते हैं, ये 3 ही हैं जो एक आदर्श राज्य की प्राप्ति के साधक हो सकते हैं। हमने न्याय पढ़ लिया है, आज शुरू करते हैं शिक्षा। अब प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर आने से पहले हम बात करें कि उस समय की शिक्षा प्रणाली क्या थी जिससे कि प्लेटो संतुष्ट नहीं था। जैसे कि न्याय से हमने इससे पहले पढ़ा था। उस समय एथेंस के जो सैकड़ों नगर राज्य थे, उनमें एथेंस और स्पार्टा, ये नाम आपके इस लेक्चर सीरीज़ में, और जब आप खुद भी पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडीज़ वगैरह करेंगे या किसी और को सुनेंगे, ये नाम आपके सामने खूब बार आएगा। एथेंस और स्पार्टा, ये 2 नगर राज्य थे जो उस समय के यूनान क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। प्लेटो स्वयं एथेंस का निवासी था, एक राज्य स्पार्टा हुआ करता था। तो अब प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर आने से पहले हम ये जाने कि एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियाँ कौन सी थीं जिनसे कि प्लेटो पूर्णतः सहमत या संतुष्ट नहीं था। एथेंस की शिक्षा प्रणाली पूरी तरह मुक्त थी। मुक्त से आशय है राज्य का उसमें कोई रोल या भूमिका नहीं थी, ना कोई
राजकीय विद्यालय थे, ना महाविद्यालय थे, ना शिक्षण की व्यवस्था थी। आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, ये आपका परिवार का निजी दायित्व है। सोलन के कानून उस समय चलन में थे, तो उसमें एक सोलन का कानून ये कहता था कि प्रत्येक परिवार का एक दायित्व है, ध्यान से सुनिएगा, कि वो अपने लड़कों को अक्षर ज्ञान कराए। यानी इस लाइन से आप समझे होंगे कि स्त्री शिक्षा को लेकर वो पूर्वाग्रही थे और इतने गंभीर नहीं थे। अब वो शिक्षा आप कैसे दिलवाएंगे, कहाँ दिलवाएंगे, ये आपका निजी दायित्व है, राज्य का इसमें कोई रोल नहीं। उस समय के एथेंस की शिक्षा प्रणाली को यदि हम विभाजित करें तो उसके दो हिस्से थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का आशय था 6 से 14 वर्ष तक, 14 से 18 वर्ष तक और 18 से 20 साल तक की सैनिक शिक्षा। क्योंकि आप जानते हैं नगर राज्य, छोटा क्षेत्रफल, आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो सुरक्षा की दृष्टि से इन राज्यों को अपने सैनिकों को, अपने नागरिकों को कुछ कठोर प्रशिक्षण दिलवाने अनिवार्य हुआ करते थे, ताकि संकट के समय में वे इस कार्य में अपना योगदान कर सकें। लेकिन इसमें राज्य कहीं नहीं था। दूसरा, हम बात करें स्पार्टा की। स्पार्टा उस समय का एक सैनिक राज्य था। इसका आशय ये था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए बड़ा दिलचस्प है। 7 साल का बच्चा राज्य की धरोहर हो जाया करता था। परिवार में जो बच्चा जन्मा है उसकी शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। यानी अब देखिए, एथेंस में शिक्षा पूरी तरह फ्री है, आप जिससे पढ़ना चाहें पढ़ें, जहाँ पढ़ना चाहें पढ़ें। कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। सोफिस्ट, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, घुमक्कड़ शिक्षक थे, उन्होंने अपनी संस्थाएं खोल रखी थी, वो फीस लिया करते थे और पढ़ा दिया करते थे। स्पार्टा में शिक्षा पूरी तरह राज्य के हाथ में है और उस पर भी पूरा जोर केवल शारीरिक और सैनिक शिक्षा के ऊपर है। उनकी शिक्षा प्रणाली में मुख्य जो जोर था वो इस बात पर था कि व्यक्ति अच्छा सैनिक बने, क्योंकि वो ये मानते थे कि रक्षा के वक्त सैन्य प्रशिक्षण ज़्यादा काम आएगा बजाय औपचारिक और प्राथमिक शिक्षा के। प्लेटो ने इन दोनों का अध्ययन किया और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एथेंस के निवासी भी स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली से प्रभावित थे। भाई, उनके यहाँ तो औपचारिक विद्यालय हुआ नहीं करते थे। और रही बात सोफिस्ट की, तो सोफिस्टों की फीस को अफोर्ड कर पाना या अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने भेज पाना हर किसी के बस की बात थी नहीं। तो बहुत से बच्चे वहाँ ऐसे होते थे कि जो स्पार्टा पढ़ने के लिए आया करते थे। प्लेटो ने इन दोनों का अध्ययन किया और ये पाया कि दोनों ही शिक्षा की अतिवादी व्यवस्थाएं हैं। एक, एथेंस की, राज्य की कोई भूमिका नहीं। दूसरी, स्पार्टा की, राज्य के पूरी तरह शिकंजे में जकड़ी हुई शिक्षा प्रणाली है। उसने इन दोनों ही अतिवादों का विरोध किया है और अपनी शिक्षा प्रणाली में कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं। वो बेसिक रूप से उसने इन दोनों की अच्छाइयों को ग्रहण किया है और कमियों को हटा दिया है। जैसे उसने ये माना है कि शिक्षा न्याय की तरह से व्यक्ति के आचरण का सर्वश्रेष्ठ नियम है। न्याय, और सही न्याय तक वो पहुंचेगा शिक्षा के माध्यम से, जब वो सही शिक्षण प्राप्त करेगा, क्योंकि सही शिक्षण के माध्यम से ही वो इस निर्णय तक पहुंच पाएगा कि उसमें किस तत्व की प्रधानता है और उसे कौन सा कार्य करना है। दूसरी बहुत बड़ी बात, उसने सोलन के इस नियम का स्पष्ट खंडन किया कि शिक्षा पर पुरुषों का एकाधिकार है। उसका कथन है कि केवल शारीरिक बनावट को छोड़कर स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। अतः शिक्षा पर स्त्री और पुरुष दोनों का समान अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय जब प्लेटो इस बात को, इस तर्क को दे रहे हैं। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे अर्नेस्ट बार्कर हों या रूसो हों,
आपके इस साल के सिलेबस में आगे पढ़ेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो जिन विचारकों ने दी है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, उसमें नाम आपने मुझसे पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा 11वीं-12वीं के अंदर भी, रूसो, जॉन जैकस रूसो। रूसो ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति पर नहीं, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जबकि प्लेटो इसको मानते हैं कि वो उसका मूल विषय न्याय है, लेकिन जब इसकी व्याख्या हुई है जो की है रूसो ने या बार्कर ने, तो उन्होंने माना है कि इसमें न्याय तो है, लेकिन न्याय के साथ साथ इसमें शिक्षा की जो व्याख्या व्यवस्था की गई है वो अपने आप में दुर्लभ है, बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। अब ये क्या है, इसकी हम बात करें। प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, बांटा है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष तक, और इस अवधि में केवल 2 ही विषय रखे हैं उसने, संगीत और व्यायाम। अब आपके मस्तिष्क में सवाल आना चाहिए, क्योंकि इस उम्र से आप सब गुजर चुके हैं, आप सभी 14 वर्ष से ऊपर के हैं। संगीत और व्यायाम, स्कूल में आपने कविताएं पढ़ी हैं, पोयम पढ़ी हैं, खेल भी खेले हैं, आप आज भी खेलते होंगे। क्या संगीत और व्यायाम एक मनोरंजन का ही साधन है, या इनकी कोई और भूमिका भी है? प्लेटो ने, ध्यान रखिएगा, संगीत कई किस्म का होता है। प्लेटो ने स्पष्ट कहा है, केवल देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और संगीत की वो रचनाएं जो कि आपके राष्ट्र भाव, देशभक्ति को प्रेरित करने वाली हो, ना कि आपको भटकाने या भड़काने वाली, उसका उसने विरोध किया है। पहला बदलाव उसने ये किया कि शिक्षा प्रणाली राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए और राज्य का कर्तव्य है, राज्य का उसने पहला कार्य बताया है शिक्षा का प्रबंध करना। तो एक तो बदलाव उसने ये किया कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो राज्य के द्वारा दी जाएगी, उसका जो वहन होगा, खर्चा होगा, वो राज्य उठाएगा, और उसके लिए जो इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, सोफिस्ट पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन सोफिस्ट वो हैं जो सत्य को अस्थिर मानते हैं, उनका असत्य स्थिर नहीं है। इसका आशय ये है कि हो सकता है कि वो भी किसी बात की प्रशंसा करें और अगले ही पल उसकी बुराई भी कर दें। प्लेटो का मानना यह है कि शिक्षा में ये असमंजस स्थिति नहीं होनी चाहिए। संगीत और व्यायाम जो बच्चों को दे रहा है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के, उद्देश्य वही है। वो ये कहता है कि जैसे शरीर के लिए संगीत है, मन के लिए व्यायाम है, शरीर के लिए, माफ़ करें, शरीर के लिए व्यायाम है, वैसे ही मन के लिए संगीत है। अशांत मन को शांत करता है, और खेल आपकी टीम स्पिरिट, समाज के रूप में रहने की आपकी भूमिका की पहली पाठशाला होते हैं। जबकि इससे पहले एथेंस में शिक्षा जो है, जो सोफिस्ट सिस्टम से प्रेरित है, वो मूलतः व्यक्तिगत दायित्व है। जबकि प्लेटो का उद्देश्य यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में साथ रहना और राज्य की महत्ता को स्थापित करना ये तभी हो पाएगा जब मनुष्य शिक्षा के माध्यम से, खासतौर से खेलों के माध्यम से, सामाजिक होना सीखेगा। धन्यवाद।